हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को बताने वाले हैं। इस वीडियो में बताए गए हर एक फार्मूला आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूले के अंदर क्या क्या चीजें हैं उन सभी को डिटेल में मैं समझाऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 का फार्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा फार्मूला है फिजिक्स में वो है हमारे पास कूलाम का नियम। दो आवेश होते हैं, उनका गुणनफल बल के अनुक्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी होती है जो इसका वर्ग जो है बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसी से हमारे पास एक फार्मूला डिराइव होकर निकलता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r²। इसकी जगह पे K लिखा जाता है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म होता है। इसी कांस्टेंट टर्म को 1/4πε0 माना जाता है। और 1/4πε0 की जगह पे 9 × 10⁹ रख के हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। अगर बात करें इसमें जो ε0 दिख रहा है, ε0 की अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ε0 को क्या बोलते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। हर एक बातों को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सारी बातें आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। जितनी बोर्ड पे लिखी गई हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इनके साथ साथ मैं जो बातें बोल रहा हूँ ये भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें r² की, तो r² क्या है? इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। और Q1 Q2 तो आपको पता ही है कि ये दोनों क्या हैं? आवेश हैं। और इन दोनों के बीच किसका संबंध है? मल्टीप्लिकेशन का संबंध है। ठीक है, अगले अगर फार्मूले की बात करते हैं तो सेकंड नंबर आपका फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इससे हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं या फिर डेरिवेशन पूछ लिए जाते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरह का फार्मूला इससे रिलेटेड हो सकता है। कि कभी कभी गॉस का जो अनुप्रयोग होता है उसमें भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए, और ये तो बिल्कुल बेसिक वाला फार्मूला है। तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं, और E बराबर फार्मूला होता है वेक्टर F/Q0। Q0 जो है हमारे पास एक परीक्षण आवेश होता है, और F तो पता ही है आपको, बल होता है। नेक्स्ट फार्मूला आपके पास है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, सिंपल सा फार्मूला है, बिल्कुल इसके जैसा। बस एक Q2 आवेश जो है यहाँ पे नहीं रखना है, बस एक ही आवेश पे इसका काम चलेगा। ठीक है, अगले फार्मूले की बात करते हैं तो अगला फार्मूला हमारे पास है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन 2-2 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इससे पूछे जा सकते हैं इस फार्मूले से। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। और अगर बात करें इसके डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन इसका सिंपल सा है कि अगर दो आवेश हैं, विपरीत आवेश हैं, तो इनके बीच की जो दूरी है, इन दोनों आवेशों में से किसी एक के साथ उस दूरी का मल्टीप्लाई करा दें तो वही हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो ठीक इसी तरीके से P बराबर हम कह सकते हैं Q, कोई एक आवेश ले लिया गया और 2L इसके बीच की दूरी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो फार्मूला भी बनता है P बराबर Q × 2L। आई होप आप सभी को समझ में भी आया होगा और याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं तो अगला फार्मूला हमारे पास है द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर में 1/4πε0 2p/r³ होता है दोस्तों। 2p/r³, ये याद रखना है, 2p/r³। बाकी तो ये चल रहा है हमारे पास कूलाम के नियम से ही 1/4πε0। ठीक इसी तरीके से अगले फार्मूले की बात करें तो द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, दोस्तों ये बात याद रखिएगा, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, अलग अलग कंडीशंस हैं। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर में 1/4πε0 p/r³ होता है। यहाँ पे जो हमारे पास P है ना, यहाँ जो P है ना, ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगले फार्मूले में भी P आया है, लेकिन यहाँ पे 2p नहीं आया है दोस्तों। यही अंतर है दोनों में, अक्षीय में 2p आएगा और निरक्षीय में 2p नहीं आएगा। तो अक्षीय स्थिति में 2p/r³ आएगा और निरक्षीय स्थिति में p/r³ आएगा। तो बस यही अंतर है, आपको ध्यान रखना है। अगर एक फार्मूला याद है तो दूसरा फार्मूला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगले फार्मूले की बात करें तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का फार्मूला है। द्विध्रुव पर लगने
वाले जो बल आघूर्ण होता है इसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। टाउ बराबर होता है हमारे पास P क्रॉस E। वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E को ही जब हम घटक के रूप में लिखते हैं तो एक घटक साइन थीटा आके इसके साथ जो है जुड़ जाता है। तो टाउ बराबर फार्मूला बनता है PE साइन थीटा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप सभी को ये बेसिक 11th में ही क्लियर कर दिया गया था कि साइन थीटा किसके साथ लगेगा और कॉस थीटा किसके साथ लगेगा। ये घटक कहाँ कहाँ जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, ये आपको पता होगा ऑलरेडी। ठीक है, अगले फार्मूले की बात करें तो विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं और फाई बराबर होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर A। वेक्टर E क्या है हमारे पास? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और वेक्टर A क्या है हमारे पास? क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है, और इन दोनों को अगर मान लीजिए हमें घटक के रूप में लिखना है, इसको हम EA cos थीटा बोल सकते हैं। यहाँ पे साइन थीटा नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट रहता तो साइन थीटा घटक जुड़ता और डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा जुड़ेगा। अगले फॉर्मूले की बात करें तो अगला फॉर्मूला हमारे पास है गॉस के नियम से। गाउस का जो नियम है, गाउस का नियम भी बिल्कुल विद्युत फ्लक्स पे ही आधारित है। विद्युत फ्लक्स को जैसे फाई से प्रदर्शित करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से गॉस के नियम में भी हम फाई से ही प्रदर्शित एक फार्मूला ज्ञात पाते हैं कि गॉस ने बताया था कि जो भी हमारे पास वैद्युत फ्लक्स होता है, नेट वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो किसी आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो Q अपन में ε0 हमारे पास आ जाता है। इसका फार्मूला फाई बराबर Q/ε0, फाई बराबर Q/ε0। तो इस तरीके से आप इन सभी फार्मूलाज को याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूले हैं, इधर साइड में मैंने जो फार्मूले लिख रखे हैं ये सभी गॉस के अनुप्रयोग पर आधारित है। गॉस के जो नियम के अनुप्रयोग हैं इन सभी पे आधारित कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो आप सभी के एग्जाम में इनके डेरिवेशन पूछे जाते हैं। आइए उनको भी देख लेते हैं। तो गॉस के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग है हमारे पास अनंत आवेशित तार के कारण तीव्रता। देखिए इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है अलग अलग कंडीशंस के कारण निकलती है। ठीक है, तो पहला कंडीशन अनंत आवेशित तार के कारण, दूसरा है अनंत आवेशित चादर के कारण और तीसरा है अनंत आवेशित प्लेट के कारण। इन तीनों कंडीशंस में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यही हमें बताना होता है। तो अनंत आवेशित तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है वो होती है E बराबर 2K लेमडा अपन में R। ठीक है, अब यहाँ पे लेमडा क्या है? तो लेमडा है रेखीय आवेश घनत्व। इसके बारे में डिटेल में मैंने बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का मिलेगा, वहां से जाके रेखीय आवेश घनत्व को आप समझ सकते हैं। तो 2K लेमडा अपन में R क्या होता है? अनंत आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है और वहां पे लेमडा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व है। अगले फार्मूले की बात करें तो अगला हमारे पास गॉस के नियम का अनुप्रयोग है अनंत आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है σ/2ε0। सिग्मा क्या है? अब सिग्मा जो है ये सतह आवेश घनत्व है। जिस प्रकार से लेमडा यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व था बिल्कुल उसी तरीके से सिग्मा हमारे पास क्या है? सतह आवेश घनत्व है। बातों को ध्यान से सुनिएगा। नीचे हमारे पास 2ε0, ε0 आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया है, निर्वात की वैद्युतशीलता होता है। ठीक है, अगला जो हमारे पास अनुप्रयोग है अनंत आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत आवेशित प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होता है हमारे पास E बराबर σ/ε0। ठीक है, सिग्मा हमारे पास सतह आवेश घनत्व और ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता होता है। इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? अनंत आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगले फार्मूले की अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा टॉपिक समझेंगे। चालक गोला के कारण तीव्रताएं। ठीक है, चालक गोला के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होती हैं अलग अलग कंडीशंस में हो सकती हैं दोस्तों। जैसे आपको मैं बताऊं तो एग्जांपल के तौर पे अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो एक हमारे पास गोला है तो इनकी 3 कंडीशन होगी। या तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर निकाल रहे होंगे या सबसे बाहर इस गोले के बाहर निकाल रहे होंगे। तो इस गोले के बाहर निकाल रहे हैं तो इसकी त्रिज्या कैपिटल R मान लेते हैं, या तो हम इस गोले के सतह पर यानी कि ये जो राउंड है इस राउंड पे निकाल रहे होंगे तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या R मान लेते हैं। तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग इसके फार्मूलाज निकलते हैं। अगर मान लीजिए कि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस गोले के बाहर निकालनी है तो E बराबर KQ अपन कैपिटल R स्क्वायर रखेंगे, क्योंकि बाहर वाले की जो त्रिज्या है कैपिटल R है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर इसके सतह पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो सतह पे निकालने के लिए E बराबर KQ अपन R स्क्वायर यानी स्मॉल r स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। स्मॉल r क्यों लगेगा? क्योंकि इसके सतह तक का जो हमने
हमने त्रिज्या लिया है वो स्मॉल आर लिया है, इसीलिए यहाँ पे के क्यू अपन स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों फार्मूला बिल्कुल सेम है, बस स्मॉल आर और कैपिटल आर का फर्क है। अगले बात करें अगले फार्मूला की, अंदर अंदर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी गोला के अंदर निकालना है, किसी चालक गोला के अंदर निकालना है, तो आप सभी को बता दूं तो अंदर की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E बराबर 0 हो जाएगी। तो किसी भी चालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। बाहर निकालना है तो के क्यू अपान में कैपिटल आर स्क्वायर, सतह पे निकालना है तो के क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये सारे फार्मूलाज बिल्कुल क्लियर होंगे। इन सभी फार्मूलाज को फिर से एक बार जो है रिपीट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और सारी चीज़ों को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मूलाज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों अक्सर हम क्या करते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेट करके फार्मूलाज को छोड़ देते हैं और एग्जाम टाइम में हमें रियलाइज होता है कि अगर ये फार्मूला हमें याद होता, लर्न होता, तो हमने इस क्वेश्चन को आसानी से निपटा दिया होता। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, थोड़ा सा धैर्य बना करके फार्मूलाज को लर्न कर लीजिएगा। पढ़ाई हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन सभी पढ़ाई को नहीं करेंगे, फार्मूलाज लर्न नहीं करेंगे, तो क्या फायदा इस चैप्टर को पढ़ने का। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।